चलो बच्चों, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बच्चों आपके सिलेबस में ना जो पहले जो दो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहां पे अकाउंट्स का बेस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब नॉर्मली जो अपन अकाउंटिंग करते हैं, जो कैटेगरी से पढ़ रहे, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, पीएनएल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये सारे आपको दिए चैप्टर नंबर 1 में, राइट ना। मैंने आपको सब बेसिक लेक्चर भी शेयर किए थे, वो देखो उसमें बहुत सारा बेसिक कवर हो गया। अब ये जो आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है वो चैप्टर 1 में दिया। चैप्टर नंबर 2 क्या होता है, सर ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग ठीक है, बट लेकिन जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे, जब तुम कॉर्पोरेट मतलब जब तुम कंपनी का अकाउंट करोगे, तुम्हें कंपनी के अकाउंटिंग के कुछ अलग रूल पता होने चाहिए। हमने बोला क्या अलग रूल है कंपनी के लिए, उन्हें बोला देख भाई, जो तुम नॉर्मली जो तुम अकाउंटिंग करते हो, सर जो आप नॉर्मली जो अकाउंटिंग करते हो ना, तो नॉर्मल सर अकाउंटिंग में कैसा होता है, हम लोग बैलेंस शीट और पीएनएल नॉर्मल क्या कहते हैं, पहले जर्नल बनाते, फिर क्या बनाते, लेजर, फिर क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट और पीएनएल। ये पढ़ा होगा ना सर। अब तक हम जो ये बैलेंस शीट पीएनएल बना रहे थे ना, उसका फॉर्मेट दिया था कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 6 में। सर कहां पे था, शेड्यूल 6 में। एंड द शेड्यूल 6 वॉर एज पर कंपनीज एक्ट 1956। तो सर इनिशियली कंपनी एक्ट 1956 के जो शेड्यूल 3 में, सॉरी शेड्यूल 6 में, शेड्यूल 6 के पार्ट 1 में, शेड्यूल 6 के पार्ट 1 में आपको दिया था फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, और शेड्यूल 6 के पार्ट 2 में आपको दिया था फॉर्मेट ऑफ पीएनएल। करेक्ट है। लेकिन बच्चों अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013। सर जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया, कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है, तो तुम्हारा जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो तरीका है, जो कंपनी का जो अकाउंटिंग का तरीका है, उसे बदलना पड़ेगा। उसने भाई साहब ये जो तुम बना रहे हो ना बैलेंस शीट और पीएनएल, ये पुराना हो चुका है, अब कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सब एक क्यों बता, बात समझना बेटा। अभी जो मैं फॉर्मेट बताने जा रहा हूं वो नया तरीका है, पर नया तरीका सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, कंपनीज के लिए, ये बाकी बिजनेस के एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर मान लो अगर आप आपका खुद का बिजनेस है, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, आपको आपकी बनानी है बैलेंस शीट या पीएनएल, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो, आपको आपकी बनानी है बैलेंस शीट या फिर पीएनएल, तो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म के लिए अभी भी वही पुराना तरीका ही एप्लीकेबल है, जहां पे हम लोग शेड्यूल 6 मतलब पुराने तरीके से बनाते थे बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है क्या, वो तरीका टोटली डिस्कार्ड नहीं हुआ है, बट अभी किसके लिए एप्लीकेबल है, प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म के लिए। अभी हम किसका अकाउंटिंग पढ़ने वाले, कंपनी का। जब मैं बात करूंगा कंपनी की अकाउंटिंग की या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम था शेड्यूल 3। इसका जो शेड्यूल 3 है सर, शेड्यूल 3 ने आपको दिया रिवाइज फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो शेड्यूल 3 में आपको दिया गया बैलेंस शीट का रिवाइज फॉर्मेट और पीएनएल का दिया गया रिवाइज फॉर्मेट। सर क्या होता है फॉर्मेट, पहला फर्क समझे। पुराने फॉर्मेट में बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट दिया था दैट वाज द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। क्या था बेटा, कि पहले बैलेंस शीट होती क्या थी, राइट में क्या थे, एसेट, लेफ्ट में क्या थे, लायबिलिटी। अच्छा राइट में एसेट लिखे, लेफ्ट में लायबिलिटी, वो कौन है हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। पर नए इसमें हमें यूज करना है वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। सो वर्टिकल मतलब यहां पे एसेट और लायबिलिटी राइट लेफ्ट में नहीं आएंगे, यहां पे कहां पे आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे लायबिलिटी, नीचे आएंगे एसेट, वो कौन है, वर्टिकल फॉर्मेट है। ओके बेटा जी। अगर मैं बात करूंगा पीएनएल की, उसमें बदला हो गया। सब पहले हुआ करता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या होता था, और सब पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 पार्टीशन होते थे, ट्रेडिंग अकाउंट,
जिसे जीपी मिलता था, फिर पीएनएल अकाउंट जिससे एनपी मिलता था, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जहां से प्रॉफिट का बंटवारा करते थे। अगर आपको डिविडेंड देना है, अगर आपको इनकम टैक्स का प्रोविजन करना है, अगर तुमको मैनेजर को, डायरेक्टर को रेम्युनरेशन देना है, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है, ये सारी बातें होती थी कहां पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मैं आगे सब डिटेल में आपको बताऊंगा बच्चों, मैं भी बस आपको बेसिक चीज समझा रहा हूं कि क्या डिफरेंस है, समझा क्या। जब आप एक ही चीज पढ़ेंगे ना, मैं हर चीज अच्छे से पढ़ाऊंगा, जो नहीं सबसे पहले कभी पढ़ाया नहीं पढ़ा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सब बताऊंगा आपको कि पीएनएल अकाउंट क्या आता है, एप्रोप्रिएशन क्या आता है, मैं हर चीज आपको सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। सो मैं क्या बता रहा था, पुराने फॉर्मेट में पीएनएल अकाउंट होता था, क्या था, पीएनएल अकाउंट होता था, और उसमें कितने पार्ट थे, 3, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब एज पर शेड्यूल 3, अब इसे हम पीएनएल अकाउंट नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलेंगे सर, तो सर पहले क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, अभी कौन है, स्टेटमेंट है। सर क्या फर्क है सर, उधर भी प्रॉफिट है लॉस है, इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस है, पर वहां पे नाम क्या था, अकाउंट, यहां पे क्या है, स्टेटमेंट। फर्क है, अकाउंट हमेशा डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में होता है। अकाउंट में क्या होता है, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट, इनकम क्या होता है, क्रेडिट। जहां पे डेबिट और क्रेडिट में लिखा वो क्या होता है, अकाउंट। पर अभी कौन है, स्टेटमेंट, डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में जाएगा, स्टेटमेंट होगा एडलेस के फॉर्म में, एक के नीचे एक। स्टेटमेंट में पहले लिखेंगे सारे इनकम, फिर उसमें से खर्चे क्या करेंगे, लेस। अरे समझा क्या, जहां पे डेबिट और क्रेडिट में लिखा वो कौन है, अकाउंट है, और जहां पे एडलेस में लिखा वो कौन है, स्टेटमेंट है। तो क्या सबको पहला फर्क समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। ओके, तो सर दोबारा देख बता रहा हूं, बताओ सर, कंपनीज एक्ट 1956 के कौन से शेड्यूल में दिया था, शेड्यूल 6 में। किसका दिया था फॉर्मेट, बैलेंस शीट एंड पीएनएल, वो कौन था हमारा, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, राइट। अब कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल क्या है, 3, वहां पे दिया है वर्टिकल फॉर्मेट, राइट ना, कोई दिक्कत। वहां पे पहले पीएनएल अकाउंट था, अभी नाम क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या। अब सर एक एक चीज का हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 मतलब व्हाट इज द वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब एकदम शांति सुना बेटा जी, मुझे बताओ सब पुराने फॉर्मेट में बैलेंस शीट में कितने साइड थे, राइट में क्या थे, एसेट, लेफ्ट में क्या थे, लाइबिलिटी में रिकॉल करते, राइट में क्या थे, एसेट, लेफ्ट में क्या थे। आपको याद होगा एसेट में 2 पार्ट थे, ऐसे एसेट जिनका पैसा मिलेगा लॉन्ग टर्म में उन्हें बोलते थे हम लोग फिक्स एसेट, और ऐसे एसेट जिनका पैसा मिलता था 12 महीने के अंदर उन्हें बोलते थे करंट एसेट। कुछ याद आ रहा है क्या, जिनसे 12 महीने के बाद मिलेगा फिक्स एसेट, उनमें आता था गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑल आर फिक्स एसेट। और जिनसे पैसा मिलेगा 12 महीने के अंदर वो कौन है, करंट एसेट, जैसे कि स्टॉक, डेटर्स, उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस। याद आ रहा है क्या, फिर सर याद समझा क्या, लाइबिलिटी में पहले क्या था लाइबिलिटी में, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, समझा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, समझा क्या बच्चों। फिर क्या था, डिबेंचर और बैंक लोन, और फिर बाद में कौन है, करंट लाइबिलिटी। ऐसे कुछ तो याद आ रहा है क्या, पक्का शोले। अब सर देखिए नए फॉर्मेट में क्या चेंज होगा, सबका ध्यान है बेटा जी। ओके, अब सर मुझे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिवाइज फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब बताइए बैलेंस शीट का जो रिवाइज फॉर्मेट है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है या वर्टिकल फॉर्मेट है। सर कौन है सर जी, वर्टिकल फॉर्मेट है। सर सबसे पहले समझे, जब हम बनाएंगे वर्टिकल बैलेंस शीट
हम इनिशियली बनाएंगे 3 कॉलम। कितने कॉलम बनाएंगे? 3। यहाँ पे और एक बड़ा प्रीवियस का कॉलम होता है, अभी उस पर ध्यान नहीं देंगे हम लोग। इनिशियली कितने कॉलम बनाएंगे? 3। वो 3 कॉलम होते पर्टिकुलर, नोट और रुपीस। पर्टिकुलर, नोट और क्या होता है? रुपीस। बताओ सर, पुराने फॉर्मेट में बैलेंस शीट में कितने साइड थे? राइट में क्या था? एसेट। लेफ्ट में क्या था? नए फॉर्मेट में बैलेंस शीट में अगेन 2 पार्ट है, बट राइट लेफ्ट नहीं, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। जो पार्ट सबसे ऊपर है, पहले जिसका नाम होता था लाइबिलिटी, अब उसका नाम किया गया है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। से पहले जिसका नाम होता था लाइबिलिटी, अब उसका नाम क्या किया? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या? और पहले जिसका नाम हुआ करता था एसेट, अभी भी उसका नाम एसेट ही है, उसमें बदलाव नहीं किया गया। ओके, बोलो बैलेंस शीट में कितने पार्ट है? पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटी, सेकंड पार्ट क्या है? सर पहले से मुझे नाम बदल के क्या मिला? सर ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी ऐसा नाम क्यों किया? लाइबिलिटी में क्या खराबी थी? खराबी थी बेटा। सर जो नया जो फॉर्मेट, डोंट यू थिंक जो नया फॉर्मेट है कुछ अच्छा रहेगा? या ऐसे कुछ जिंदगी में कुछ तूफान ने इसलिए किया होगा? बड़ा सिंपल बात है, जब भी कोई नई चीज बेटा आती है, क्यों आती है बताया क्या? कुछ कंप्लायंस को ईज करने के लिए होता है। हाँ कि बेटा जी, लोगों का इंटरप्रिटेशन आसान बेटा करने के लिए होता है। आपने मुझे तो अपन ने ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, एफए में भी रेशो पढ़े अपन ने, हाँ कि नहीं? बहुत से टॉपिक बच्चों पढ़े जहां पे जिक्र होता ओनर्स का पैसा, फिर क्या था आउटसाइडर का पैसा, याद है क्या? और हर बार मुझे आपको समझा पड़ता था, नालायक को ये ओनर का पैसा है, नालायक को ये पैसा किसका? आउटसाइडर का। अब रिवाइज बैलेंस शीट ने बोला भाई ये बच्चे भयंकर नालायक है, ये खुद का दिमाग लगा नहीं सकते, है ना? ऐसे बोलने का, ठीक है ना बेटा? ओके, ये खुद का दिमाग लगा नहीं सकते, एक काम करते हैं, इनको स्पून फीडिंग करते, स्पून करते, क्लियर कर बताते ये पैसा ओनर का है और ये पैसा आउटसाइडर का। पहले बैलेंस शीट बोलते भाई हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम तुम्हारा ढूंढ के लो। अभी नई बैलेंस शीट अच्छी है, सब कुछ इसने क्या किया, जो ओनर का पैसा था ना एकदम अलग किया, मतलब इक्विटी अलग किया, और जो आउटसाइडर पैसा था ना लाइबिलिटी, पूरा क्या क्या अलग किया। तो यहाँ पे ढूंढने में कोई भी कष्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझा क्या बेटा? पक्का बात समझा क्या बेटा जी? ये पार्टीशन क्यों किया? ओनर आउटसाइडर को अलग अलग करने के लिए। बताओ सर बैलेंस शीट में कितने साइड है? कितने पार्ट है? बोलो। पहला पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी, सेकंड पार्ट। अब जब मैं बात कर रहा इक्विटी एंड लाइबिलिटी की, सर इक्विटी एंड लाइबिलिटी में अगेन आएंगे 4 सब पार्ट। कितने आएंगे? 4 सब पार्ट। पहला होता है शेयर होल्डर फंड। पहला क्या होता है? जो पैसा ओनर का है वो कहां पे गया? शेयर होल्डर फंड। बोलो बोलो, जो ओनर का कहां पे गया? शेयर होल्डर फंड। उसके अलावा ऐसा पैसा जिसके लिए शेयर होल्डर ने अप्लाई तो किया है बट अब तक शेयर अलॉट नहीं किया। क्या शेयर के लिए अप्लाई किया क्या? बट अब तक शेयर अलॉट, तो जब तक शेयर अलॉट नहीं करोगे तब तक ओनर नहीं। ओनर बना तो कहां पे आएगा? शेयर होल्डर फंड। अब मैं ऐसे पैसे की बात कर रहा हूं जिनका एप्लीकेशन मनी मिला है बट शेयर अलॉट। आर दे आउटसाइडर? नहीं, आउटसाइडर भी नहीं है। आर दे ओनर? ये बीच वाले, ना घर के ना घाट के। उनके लिए बच्चा अलग से सेक्शन बनाए जिसका नाम था शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे सर? शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। नाम में लिखा है शेयर के लिए अप्लाई तो क्या, पर क्या पेंडिंग है सर जी? अलॉटमेंट क्या है? पेंडिंग है। बोलो हाँ या ना? उसका सर तीसरा पार्ट। ओके, पहला कौन है? ओनर, शेयर होल्डर फंड। समझा बेटा जी? और जो बीच वाले उनके लिए क्या था? शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। अब क्या आएंगे? बाहर वाले। बाहर वाले मतलब आउटसाइडर, मतलब लाइबिलिटी। सब बाहर वालों में भी 2 पार्ट है। ऐसे बाहर वाले या ऐसी लाइबिलिटी जिनका पैसा 12 महीने के अंदर देना है, ऐसी लाइबिलिटी जिनका पैसा 12 महीने के अंदर देना है, उन्हें हम लोग बोलते करंट लाइबिलिटी। क्या बोलते सर? और ऐसी लाइबिलिटी जिनका पैसा 12 महीने के बाद देना है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, उन्हें हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी।
थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? देखो यार, रट्टा नहीं माना, लॉजिकली करोगे ना तो याद हो जाएगा। बोलो सर, मुझे बताओ इक्विटी एंड लायबिलिटी में कितने सब पार्ट है? 4। पहला ओनर के लिए शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, चौथा करंट लायबिलिटी। एक्चुअल से लॉन्ग टर्म नहीं होता, एक्चुअल में होता है वो नॉन करंट होता है। शॉर्ट टर्म के लिए बच्चों क्या हो गया? करंट लायबिलिटी। और सर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म में वो करंट है और जो करंट नहीं वो क्या? नॉन करंट है। समझा क्या रे बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना? ओके सर, पहला पार्ट कौन है? शेयर होल्डर फंड। किसका पैसा लगता है? किसका पैसा लगता है बच्चों? ओनर्स का। अब सुनो बच्चों, जब मैं बात करता हूं ओनर्स की, यार मुझे तो पुराने बैलेंस शीट में ऐसे कौन कौन से पैसे थे जो ओनर्स के थे? बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर ये रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? जनरल रिजर्व आता है, फिर पीएनएल आता है, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। समझा क्या बच्चों? ये सारी बातें कहां पे आती है? रिजर्व एंड सरप्लस। समझा? ये सारा पैसा किसका है? ओनर का है। अब उन्हें क्या क्या? पहले ओनर का पैसा कौन था? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों को डाल दिया इन द हेड शेयर कैपिटल। क्या रे बेटा? शेयर कैपिटल में कौन आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आएगा। बोल हाँ या ना? उसके बाद जो भी आपका जनरल रिजर्व है, जो आपका पीएनएल है, जो आपका कैपिटल रिजर्व है, जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये सारी बातें जाएगी अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। भाई साहब ये बायहैट होना मांगता है कि न्यू सिलेबस में इसके ऊपर बैलेंस शीट एग्जाम बनाने के लिए बोलेंगे, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और जिनका अगर मान लो कोई ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा भी रहेगा, ओल्ड वालों के लिए इस पे एमसीक्यू बन सकता है ना, ये चीज कौन से हेड में आएगी, ये किस हेड में आएगा, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और जो इन तीनों में नहीं आता है, फिर इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज है, शेयर वारंट। कौन है बच्चों? शेयर वारंट, या फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट बोला तो भी चलेगा। अगर अच्छे से बताना चाहूंगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है सर, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? एक बार रिवाइज करते। बोलो सर, एज पर शेड्यूल 3 कौन सा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का? वर्टिकल। सर कितने पार्ट है? 2। पहला पार्ट क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। सर पहला पार्ट क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। सेकंड पार्ट क्या है? बोलो सर, इक्विटी एंड लायबिलिटी में कितने सब पार्ट है? 4। पहला पार्ट शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा पक्का पहला शेयर होल्डर फंड में कितने सब पार्ट? 3। क्या क्या? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। प्रैक्टिस याद हो जाएगा। सेकंड पार्ट कौन है? शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें कोई भी सब पार्ट। नेक्स्ट कौन है? नॉन करंट लायबिलिटी मतलब क्या है? ओनर का पैसा है, आउटसाइडर। आउटसाइडर उसमें भी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म। कौन सा बेटा पैसा? लॉन्ग टर्म। ऐसा पैसा जो लॉन्ग टर्म में देना है, किसको देना है? आउटसाइडर। सर नॉन करंट लायबिलिटी में अगेन 4 बातें। कितनी बातें? 4। डरने की बात नहीं, वैसे चारों बातें अपने काम की नहीं है। इसे सबसे मेन पहले काम का बताता हूं, अपने काम का कौन है। आपको याद होगा नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कोई बता सकता है पुराने बैलेंस शीट में ऐसा कौन सा पैसा है जो लॉन्ग टर्म में देना था या 12 महीने के बाद देना था? क्या? बैंक लोन और डिबेंचर। बैंक लोन और डिबेंचर आर दे ओनर है, आउटसाइडर? आउटसाइडर। इनका पैसा शॉर्ट टर्म में देन लॉन्ग टर्म में, तो करंट या नॉन करंट? तो सर डिबेंचर और बैंक लोन जिनका पैसा लॉन्ग टर्म में देना है, ये आएंगे एज अ लॉन्ग टर्म। क्या आएंगे? बोलो लॉन्ग टर्म क्या आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या बोलेंगे सर जी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। थोड़ा बहुत समझा क्या बच्चों? इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलेंगे। कोई दिक्कत यार? इसके अलावा आपने बच्चों कभी नाम सुना होगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स? कभी सुना है क्या? प्रपोज डिविडेंड? नहीं तो आगे सुन लोगे, चिंता मत करो। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रपोज डिविडेंड,
राइट ना बेटा जी। तो ये जब हम प्रोविजन करते हैं सर, कभी कभी क्या आता है हम प्रोविजन करेंगे 1 साल के लिए, और सर कभी कभी हम प्रोविजन करेंगे मोर देन 1 ईयर। अगर ऐसा प्रोविजन जो 1 साल के लिए क्या है वो होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या होता है? शॉर्ट टर्म, वो जाएगा करंट लायबिलिटी में। और ऐसा प्रोविजन जो 1 साल के बाद के लिए क्या है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उन्हें हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या होता है बच्चों? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके बाद में यहां पे एक चीज है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या है बेटा जी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये क्या है? अपने सिलेबस का पार्ट नहीं, चिंता मत करो बेटा। और जो इन तीनों में नहीं है, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग में नहीं है, जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में नहीं है, जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, जो इन तीनों में नहीं है, वो जाएगा एज अदर नॉन करंट लायबिलिटी। थोड़ा बहुत समझा क्या? जो तीनों में नहीं वो क्या है? अदर नॉन करंट लायबिलिटी। थोड़ी सी बोरिंग सी बातें बेटा जी, बट फॉर्ड याद करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, सिलेबस का पार्ट है, पास होने का ना। ओके, लेकिन जब सम करेगा सब में मजा आएगा, ठीक है बेटा इसमें अपने को। ठीक है बेटा, मुझे बताइए, बेटा मुझे बताओ, वापस बताओ, नॉन करंट लायबिलिटी में कितने सब पार्ट है? 4। मुझे बताओ, डिबेंचर, बैंक लोन, ये कहां पे आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। जो 2-3 साल के लिए प्रोविजन के वो कहां पे आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और जो सब में नहीं वो कहां पे जाएगा? अदर नॉन करंट लायबिलिटी। थोड़ा बहुत समझा क्या बेटा? पक्का। ये सब प्रैक्टिस आ रही है, चिंता मत करो, अगले 2-3 दिन में अपन बार बार रिवाइज कर याद हो जाएगा। नेक्स्ट कौन है? करंट लायबिलिटी। कोई बता सकता है व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटी? बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर क्रेडिटर, फिर बिल्स पेबल, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। कभी सुना है क्या बेटा? नहीं नहीं, वो लॉन्ग टर्म थे, अभी किसकी बात करें? शॉर्ट टर्म। ओके, तो ये सारे बेटा कौन है? करंट लायबिलिटी। अब देखो नए इसमें क्या होगा, वैसे इसमें बहुत सारी बातें होती है, जितने काम की बता रहा हूं। देखो सर, करंट लायबिलिटी में से, करंट लायबिलिटी से जो क्रेडिटर थे और जो ट्रेड पेबल थे, सॉरी जो क्रेडिटर थे और बिल्स पेबल थे, क्रेडिटर और बिल पेबल, इनसे पैसा आने वाला है, उनका पैसा देना है। क्रेडिटर और बिल पेबल, इनका पैसा देना है। तो क्रेडिटर और बिल पेबल, इनका नाम चेंज किया, अब इनका नाम हमने रखा है ट्रेड पेबल। क्या रखा बच्चों? तो सर ट्रेड पेबल में कौन आएगा? क्रेडिटर भी आएगा और कौन आएगा? बिल्स पेबल। बोलो हाँ या ना? सर दोबारा बताएं, ट्रेड पेबल में कौन आएगा? क्रेडिटर भी आएगा और सर कौन आएगा? बिल पेबल भी आएगा। बोलो हाँ या ना? ओके, कोई तकलीफ यार? उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, जो शॉर्ट टर्म बेटा प्रोविजन है, ये सारे आएंगे एज ए क्या आएंगे बच्चों? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बेटा कहां पे आएंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, अगर सर आपने कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या लिया है? लोन लिया है, राइट है बेटा जी, वो ऐसा आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बच्चों क्या आएगा? बोरिंग। देखो बैंक से अगर आपने 2-3 साल के लिए लोन लिया है तो वो कहां पे आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। पर बैंक से अगर आपने 7 महीने के लिए 8 महीने लोन, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आता है? शॉर्ट टर्म। तो सर वो कहां पे आएगा? शॉर्ट टर्म कहां पे आएगा? बोरिंग। अरे झेपा क्या बच्चों? फिर से बताओ सर, ट्रेड पेबल में कौन आएगा? क्रेडिटर और बिल पेबल। कहां पे आएगा? ट्रेड पेबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कौन आएगा? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, फिर प्रपोज डिविडेंड, ये सब कहां पे आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पक्का। शॉर्ट टर्म बोरिंग में कौन आएगा? बैंक और ड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरिंग में। समझा क्या बच्चों? और जो इन सब में नहीं है, जो इन सब में नहीं है, वो जाएगा एज अ अदर करंट लायबिलिटी। कहां पे आएगा बच्चों? अदर करंट लायबिलिटी। थोड़ा बहुत तो झेपा क्या? ये बड़ा फॉर्मेट एक बार रिवाइज करना है या आगे बढ़ना है? रिवाइज करना है, एक बार याद कर बोलना है, सब चलेगा?
चलो बेटा बताओ, बोलो तो कितने पार्ट थे बैलेंस शीट में? 2। देख के बताइए, बिना देख के बताएंगे? अगर आपको नहीं याद आ रहा तो देख के बताओ, आपकी मर्जी, ठीक है ना? बोलो पहला पार्ट क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सेकंड पार्ट क्या है? एसेट है, बराबर है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में कितने सब पार्ट है? 4। कोशिश करो याद करने के। पहला पार्ट शेयर होल्डर फंड, दूसरा पार्ट शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा पार्ट नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, और चौथा पार्ट करंट लाइबिलिटी। ओके, पहला शेयर होल्डर फंड, ओनर का पैसा। शेयर होल्डर फंड में कितने सब पार्ट? इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर, कहां पे जाएंगे? शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल, कहां पे गया? रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा पार्ट मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, दैट्स इट। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें कोई सब पार्ट नहीं है। नेक्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटी, किसका पैसा? ओनर का या आउटसाइडर का? आउटसाइडर। शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म? 4 बातें। डिबेंचर, बैंक लोन, ये सब कहां पे आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। मैं बार बार एग्जांपल भी दे रहा हूं, मतलब बाद में आपको याद रहेगा, ये पार्ट इस साइड में आता है। कहां पे? लॉन्ग टर्म बोरिंग। जो 2-3 साल के लिए प्रोविजन क्या, वो कहां पे आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जो इन सब में नहीं है वो अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, कोई दिक्कत? फिर करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में बिल्स पेबल, क्रेडिटर कहां पे आएगा? ट्रेड पेबल, पक्का। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, कहां पे आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर आपने कुछ बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, और जो इन सब में नहीं आता वो अदर करंट लाइबिलिटी, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस का पैसा पेंडिंग है, लेबर का पैसा पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आर दे ट्रेड पेबल? आउटस्टैंडिंग वेजेस आर दे प्रोविजन? आर दे बोरिंग? कुछ उधार लिया है क्या? जो इन तीनों में नहीं, वो कहां पे आएगा? अदर करंट लाइबिलिटी। थोड़ा बहुत झेपा क्या बच्चों? कोई दिक्कत यार? तो ये हमारा क्या हो गया? पार्ट 1 हो गया। कैन आई गो हेड? बताओ सर, बैलेंस शीट में कितने पार्ट थे? 2। फर्स्ट पार्ट कौन है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब बताओ सर, सेकंड पार्ट कौन है? सर सेकंड पार्ट कौन है? एसेट है। यार मुझे बताओ, पहले एसेट में कितने पार्ट होते थे? 2 पार्ट होते थे, क्या क्या? फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिर से बताओ, एसेट में कितने पार्ट होते थे? 2, क्या क्या? फिक्स एसेट और करंट एसेट। अब देखो सर, ऐसी एसेट जिनसे पैसा 12 महीने के अंदर आ रहा है, वो कौन है? सर करंट एसेट का अभी भी नाम करंट एसेट है। ऐसी एसेट जिनसे पैसा 12 महीने के बाद मिलेगा, उन्हें क्या बोलते थे? फिक्स एसेट। उनका नाम अभी चेंज हो गया, उन्हें बोला गया है नॉन करंट एसेट। छिपा क्या बच्चों? बोलो सर, एसेट में कितने पार्ट है? शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा? करंट एसेट। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? नॉन करंट एसेट। कोई दिक्कत यार? नहीं समझा? सर नॉन करंट एसेट में अगेन 4 सब पार्ट है। पहले जो था ना बेटा आपका, लैंड और बिल्डिंग, प्लांट और मशीन, गुडविल, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे कौन थे हमारे? फिक्स एसेट। वो अभी भी फर्स्ट पार्ट है। तो नॉन करंट एसेट का पहला पार्ट कौन है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट भी आएंगे और इनटेंजिबल। पता है क्या होता है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे इनटेंजिबल एसेट, ये तो आएंगे। और प्लांट और मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सारे कौन है? टेंजिबल एसेट। ये भी सब कहां पे आएंगे? फिक्स एसेट में। तो सर यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे टेंजिबल भी आएगा और इनटेंजिबल भी आएगा। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए मैंने किसी और कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा क्या किया? इन्वेस्ट किया। बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया मैंने 4-5 साल के लिए, मोर देन 1 ईयर। इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? ये भी हमारा कौन है? नॉन करंट एसेट है। समझा क्या बच्चों? अगर आपको याद होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में एक चीज थी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। क्या थी? यहां पे है डेफर्ड टैक्स एसेट। ये क्या है? अपने सिलेबस का पार्ट नहीं, बस नाम याद रखो। और जो इन तीनों में नहीं है, वो कहां पे आएगा? अदर नॉन करंट एसेट। समझा क्या रे बच्चों?
दोबारा बताएंगे। सर एसेट में कितने पार्ट है, कौन कौन से? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट मतलब शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म। नॉन करंट एसेट में से बिल्डिंग, मशीन, गुडविल, प्लांट, ये सब कहाँ पे आएगा? फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड कहाँ पे आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोवाइडेड 12 महीने के बाद के लिए इन्वेस्ट किया होगा तो। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट जो सब में नहीं है वो कहाँ पे आएगा? पक्का। नेक्स्ट कौन है? सर मुझे तक कोई बता सकता है व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट? बोलो ना। डेटर्स, फिर डेटर, फिर बिल्स रिसेबल, फिर कैश, फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर प्रीपेड एक्सपेंस, फिर स्टॉक। और ये नाम कभी सुना है क्या? परमानेंट एक्सपेंडिचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर बेटा जी, बिजनेस के शुरुआत में जो खर्चा है ना बेटा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। उसके अलावा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, कभी सुना है क्या? ये सारे भी कहाँ पे आते हैं? करंट एसेट में आते हैं। कभी सुना नहीं होगा, अभी सुनाता हूं मैं, ठीक है ना। देखो सर, करंट एसेट में पहला आता है डेटर और बिल रिसेबल। क्या आता है? डेटर और बिल रिसेबल, इनसे पैसा आने वाला है, देना है, आना। जिनको पैसा देना था उनको बोला था ट्रेड पेबल, याद आ रहा है क्या? हमें लाइबिलिटी में क्रेडिटर और बिल्स पेबल को क्या लिखा था? ट्रेड पेबल। तो बट ऑब्वियसली डेटर और बिल रिसेबल कहां पे आएंगे? ट्रेड रिसीवेबल। समझा क्या बच्चों? पहले जिसे स्टॉक बोलते थे, स्टॉक, अब उसका नाम बेटा हो चुका है इन्वेंट्री। पहले क्या बोलते थे? स्टॉक, अब क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री। पहले जो था कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, अब उसका नाम हो चुका है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अरे झेपा क्या? जो पहले कैश इन हैंड था और कैश एट बैंक था, अब उसका नाम क्या हो चुका है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूं? अगर मान लीजिए, अगर आपने आपके एम्प्लॉयज को कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या दिया है? लोन दिया है, कुछ एडवांस दिया है, लिया नहीं, दिया है, एसेट है बेटा जी, तो उसे हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। क्या बोलेंगे सर? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अगर आपने शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और शेयर्स में अगर आपने 4-5 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया वो कौन है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और जो इन सब में नहीं है वो कहां पे जाएगा? अदर करंट एसेट। जैसे मैंने बोला था बेटा अभी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, प्री वाला जो खर्चा होता है बेटा बिजनेस शुरुआत का, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ऑल दीज आर योर फिक्टिशियस एसेट। ये मैं सब बताऊंगा आपको। ये सारी बातें बेटा कहां पे आएगी? अदर करंट एसेट में आएगी। थोड़ा बहुत क्लिक हो रहा है? पक्का? इट इज अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। लिखना चलेगा? लिखो पहले, दिमाग ठंडा हो जाएगा। नहीं, एसेट में था वो। वही पढ़ना बाकी अपना, वो भी करेंगे उससे। वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है ना बेटा। क्या हो गया? ऊपर के बाद लिखने की जरूरत नहीं, यहां से लिखो, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट लिख लीजिए फटाफट, कॉपी करो।
सबका हो गया? पार्ट बी तक हो गया ना बेटा? चलो सी वाला पार्ट हो गया ना बेटा? किसका बाकी था सी वाला पोर्शन? डन। डी वाला पार्ट हो गया सबका? डी किसका पेंडिंग है?
जो होगा तब डन बोल दीजिए। पूरा एंड तक हो गया, लिखिए। किसका बाकी है, लिखो। अब देखो सर, ये किसका देखा आपने फॉर्मेट, बैलेंस शीट। इट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3। अब हम देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ पीएनएल एज पर शेड्यूल 3। ठीक है सर, मुझे पहले बताइए शेड्यूल 3 में जो पीएनएल बनाएंगे, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा या स्टेटमेंट होगा? ये अकाउंट मतलब डेबिट और क्रेडिट है या स्टेटमेंट एडलेस होगा? एडलेस होगा, स्टेटमेंट एडलेस होगा बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या देंगे फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका हेडिंग पहले चेंज हो गया, अब ये अकाउंट नहीं, ये कौन है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगेंस्ट इस पे 3 सेक्शन बनाएंगे, पर्टिकुलर, नोट और रुपीस। फिर से मुझे बताएंगे ये किसका बेटा फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये बात जाहिर है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आपको क्या ढूंढना है, प्रॉफिट और लॉस। सब प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, इनकम से लेस करो एक्सपेंस। साल भर में जितना भी इनकम कमाया उस पैसे खर्चे क्या करोगे, लेस। तो एक तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट नहीं तो लॉस। बोलो हाँ या ना, बोलो इनकम से ले क्या लेस करेंगे, एक्सपेंस। तो सबसे पहले क्या आएगा सर जी, इनकम। तो सबसे पहले सर पार्ट 1 में आएगा इनकम, पार्ट 1 में कौन आएगा, इनकम। बोलो हाँ या ना। सर यहां पे 2 टाइप की इनकम आए, कितने इनकम आएंगे, 2। सुनना, इनकम से लेस करना एक्सपेंस। हेलो हेलो हेलो, सबने को इनकम से क्या लेस करना, एक्सपेंस। सर जब मैं बात करूंगा इनकम की, ऐसा कहा जाता है इनकम 2 टाइप के होते हैं। आपका जो प्योर बिजनेस है, आपका जो प्योर बिजनेस है उससे जो इनकम आ रहा है उससे हम लोग बोलेंगे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। उससे बेटा जो पैसा आ रहा है वो कौन है, इनकम फ्रॉम क्या है, ऑपरेशन है। यस और नो बेटा जी। और उसके अलावा जो अदर फॉर्म से जो इनकम आ रहा है उसे हम बोलेंगे अदर इनकम। जैसे मान लो एग्जांपल देंगे, एक होटल है, बड़ा मान लीजिए अपना अनुशील, उसका बड़ा सा होटल है, हाँ 5 स्टार, बिजनेस बनाने क्या जा रहा है अपने को, ठीक है ना, सोचना तो बड़ा सोचो, ठीक है ना, हाँ ओके। तो अनुशील का 5 स्टार होटल है ना। तो सर होटल चलाना इसका काम है, उसका मेन काम है, होटल चलाना इसका मेन काम है। होटल में हर रोज लोग खाना खाने के लिए आते हैं, लोगों के खाना के बाद लोग बिल भरेंगे, उससे जो पैसा आएगा आपको इनकम मिलेगा। लोग यहाँ पे होटल में पानी पियेंगे और बहुत कुछ पियेंगे, हाँ कि नहीं, उससे बड़ा पैसा आएगा, वो भी इनकम फ्रॉम क्या है, ऑपरेशन है। होटल में बेटा, होटल में बता क्या, रूम भी रहेगा, वहां पे लोग रहेंगे, उससे भी पैसा आएगा। ये सारा होटल में जो भी कस्टमर से जो भी पैसा आ रहा है वो सारा को इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है। यस और नो बेटा। और मान लो इसके अलावा अनुशील ने कहीं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, अनुशील ने किसी बैंक में एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया है और वहां से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां से उसको प्रॉफिट मिल रहा है। अब बताओ फिक्स डिपॉजिट से या म्यूचुअल फंड से जो इनकम आ रहा है ये उसका ऑपरेशन का पार्ट है, डे टू डे ऑपरेशन पार्ट है, अदर इनकम है। सर होटल चलाना उसका डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट है, तो होटल से जो भी पैसा आ रहा है, होटल में कस्टमर से मतलब खाने से या पीने से या लोगों के रहने से जो पैसा आ रहा है, ऑल इज इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। और उसके अलावा जो अदर पैसा आ रहा है वो क्या, अदर इनकम। समझा क्या बेटा, बोलो हाँ या ना, यस और नो बेटा जी। सब मुझे बताइए तो इनकम के टाइप कितने होते हैं, 2। पहला मेन बिजनेस का क्या होता है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, और अदर से मिलेगा अदर इनकम। तो सर ये दोनों मिला के आपको मिलेगा टोटल इनकम मिल जाएगा। इस इनकम से क्या लेस करेंगे, एक्सपेंस। सब पहले के पीरियड में क्या था, जितने भी इनकम है सीधा सीधा डाल देते हम क्रेडिट में, और जितने भी खर्चे डालते थे डेबिट में। मतलब कोई भी खर्चा हो, बल तुम्हारी सैलरी हो, फिर तुम्हारा पता है क्या डेप्रिसिएशन हो, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट का खर्चा हो, डिविडेंड हो, कोई भी खर्चा, सारे खर्चा कहां डालते थे, डेबिट में। पर नया फॉर्मेट ऐसा नहीं बोलता है,
ये क्या बोलता है, भाई तुम इनकम में से एक्सपेंस तो लेस करो, पर खर्चों को थोड़ा सा ढंग से लिखो। थोड़ा सा ढंग से, हमने बोला ढंग से मतलब क्या है, तो क्या बोलता था क्या, तो सर खर्चों में सबसे पहला खर्चा हमारा आएगा मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलते हो बच्चों, ये आपको मैं धीरे धीरे सब समझा दूंगा आपको। इससे पहला खर्चा कौन सा है, बिजनेस में जो मतलब यूज करे उसे बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। ओके, इसके बच्चों अलावा बिजनेस में बेटा जी आप एसेट यूज करते हो, बिल्डिंग मशीन, उस एसेट पे क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन, ये भी खर्चा बच्चों। ये जितने भी डेप्रीशन, डेप्रीशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रीशन ऑफ मशीन, डेप्रीशन ऑफ फर्नीचर, ये सारा जाएगा अंडर द हेड डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हो बच्चों, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आपको पता अमोर्टाइजेशन क्या होता है, यस, जो आपके टेंजिबल एसेट है, बिल्डिंग मशीन प्लान, उनका कीमत जिससे कम हो रहा है उसे बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ये पोडियम का कीमत अगर कम हो रहा है तो इस पर डेप्रीशिएशन लगा, बेंच का कीमत कम हो रहा है तो लगा डेप्रीसिएशन। लेकिन वही साहब अगर आपका गुडविल, पेटेंट, ये जो आपका इंटेंजिबल एसेट है, इनका कीमत अगर कम हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन नथिंग बट द डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन इंटेंजिबल एसेट। बस याद रखना बेटा जी। तो बताइए जितने भी मटेरियल यूज के सब कहां पे आएंगे, मटेरियल कंज्यूम। जितना भी डेप्रीशिएशन लगा सारा कहां पे आएगा, एज अ डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। समझा क्या, सब पहले क्या था, तुमने एम्प्लॉय को कुछ सैलरी दिया, तुमने एम्प्लॉय को कुछ भी बोनस दिया, सारे तुम क्या बोलते खर्चे। अब इसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, जो भी चीज एम्प्लॉय को दिए ना उसको लिखना पड़ेगा एज अ हेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। बस सर सुनते जाइए, ये आपको जब सम करेंगे ना आपको सारा समझेगा कहाँ पे क्या लिखना है। मैं सारी चीज आपको अच्छे से बेटा समझा दूंगा आपको। ये सारी बातें कहाँ पे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगी, राइट ना। इसके बेटा अलावा, इसके बच्चा अलावा जो बाकी सब अदर चीजें जो इन सब में नहीं है, उन सबको हम लोग बोलेंगे अदर एक्सपेंस। क्या बोलेंगे सर जी, इसके अलावा कुछ और भी बातें, इसके अलावा कुछ और भी बातें, लेकिन आपको अभी इतने समझेगी नहीं बेटा जी। बस शॉर्ट में बस एक दो चीजें बता रहा हूं। एक होता है चेंजेस इन स्टॉक इन ट्रेड। बच्चों क्या होता है, चेंजेस इन क्या होता है, या फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री बोला तो भी चलेगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री। और सर दूसरा होता है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सर दूसरा क्या होता है, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सर चेंजेस इन इन्वेंट्री और परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये दोनों बातें बेटा इंटररिलेटेड है, इसका मीनिंग बाद में समझाता हूं मैं आपको। और हाँ बेटा और एक चीज आपको बताना रहेगा, नॉर्मली अगर बैंक से लोन लिया तो क्या पे करोगे, इंटरेस्ट। डिबेंचर इश्यू क्या क्या पे करोगे, इंटरेस्ट। बैंक से लोन क्यों लोगे, फाइनेंस पाने के लिए। डिबेंचर इश्यू क्यों करोगे, फाइनेंस पाने के लिए। इस फाइनेंस के चक्कर में इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बैंक से लोन पाने के लिए, डिबेंचर से पैसा पाने के लिए, फाइनेंस पाने के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इस फाइनेंस के चक्कर में जो खर्चे हो रहे इसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। क्या बोलेंगे सर, फाइनेंस कॉस्ट। और जो सब में नहीं आएगा वो सब कहां पे आएगा, अदर एक्सपेंस में आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या बेटा जी, फिर से बताओ हम किसका देख रहे हैं फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इनकम से क्या लेस करना है, एक्सपेंस। इनकम में कितनी बातें आएंगी, पहला इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा कौन है, अदर इनकम। दोनों मिला के टोटल इनकम है, उसे खर्चे क्या करेंगे, बिजनेस में जो मटेरियल यूज किया है सब कहां पे आएगा, मटेरियल कंज्यूम। एसेट पे जो लगता है वो कौन है, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इंटरेस्ट पे क्या वो कहां पे आएगा, फाइनेंस कॉस्ट। जो एम्प्लॉय को दिया वो कहां पे आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। और जो इन सब में नहीं वो कहां पे आएगा, अदर एक्सपेंस। इनकम से लेस करो एक्सपेंस, सर इनकम से लेस करो एक्सपेंस तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। इनकम से लेस करो एक्सपेंस तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। इससे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलते हैं सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जितना भी प्रॉफिट मिला ना उसमें हम लोग करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। सर जितना भी प्रॉफिट मिला ना इसमें हम लोग क्या करेंगे, टैक्स क्या क्या करेंगे, प्रोविजन। सर टैक्स का प्रोविजन करने के बाद जो बचेगा, टैक्स का प्रोविजन के बाद जो
बचेगा, इसे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक्चुअल में यहाँ पे और एक आइटम होता है, एक्चुअल जहाँ पे मैंने बोला ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला, एक्चुअल में यहाँ पे होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी होते हैं, पर उनके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपको समझेगा नहीं। तो उसको मैं चीज को मैंने अभी कट कर दिया उसको साइड सम टाइम बिंग के लिए। इनकम से लेस क्या? एक्सपेंस। तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसे लेस क्या करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। जो टैक्स का प्रोविजन क्या है उससे क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जितना भी प्रॉफिट बचा है वो जाएगा बैलेंस शीट में, कहां पर जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में, उससे आपके बैलेंस शीट टैली होगी। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ओके। बाकी सम से अपन पूरा समझ के लेंगे, चिंता की बात नहीं है। लिख लो सर समझ के। क्या रे बेटा? चेंजेस इन इन्वेंट्री बेटा, चेंजेस इन इन्वेंट्री, और उसके नीचे परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सब बताता हूं मैं, चिंता मत कर। डन।
थक गए क्या? बहुत पढ़ाई किया ना सुबह से। सुबह कितने बजे आए थे? 7:15 से पढ़ रहे हो? चल लिखे तो हो गया सबका। अब देखो इसके ऊपर अभी नहीं, मतलब कल करेंगे, अभी नहीं, चिंता मत करो, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा तुम लोगों को, बहुत सुबह से बैठे हो। ओके, तो सर देखिए, तो अभी आप लोग ये तो अपना फॉरवर्ड पहले समझ गया हो गया। अब इसके ऊपर अपन कल क्या करेंगे, तो कल इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले आप देख सकते हो उसमें जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या आपको? कहाँ पे कह रहे? हे। हाँ दिख रहा है क्या बेटा जी? ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे सर ट्राई बैलेंस आपको दिया है, इससे अपने को पूरा डेटा समझ के इससे हमको बनाना है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, फिर उसके बाद हम बनाने हैं हमको बैलेंस शीट, तो पूरा पूरा टैली करना है। तो सर ये सम अपन लोग इसके कल से डिस्कस करना शुरू करेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है? चलो सर, तो आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं, चलेगा? डन? एंड ऑफ द डे। चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना। अब घर जाओ मस्त और खा के सो जाओ अभी। उम्र के पढ़ाई करने का है? कितना पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग रे? हाँ, कर मेहनत करो, कुछ दिनों की बात है, बस यही मैंने रंग लाएगी बाद में।